आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोगाउट सर पर। बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो प्रश्नावली 5.3 थी उसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के संबंध में हमने 5 प्रश्न सरल किए थे। आज हम इस अध्याय में इस भाग में, वो पहला भाग था, अब हम भाग 2 में इस प्रश्नावली के आगे के 5 प्रश्न हम हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए हुए बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को, आने वाले वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली जो 5.3 है, समांतर श्रेणी के n पदों के योग से रिलेटेड। उस प्रश्नावली में आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 से आगे के जो प्रश्न है, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये अध्याय बड़ा है, इस अध्याय को हम 3 पार्ट में बांट करके सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। प्रथम पार्ट में हम लोगों ने 5 तक प्रश्न हल किए थे, आज हम 5 आगे के हल करेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम इसके और आगे के 3 प्रश्न हल करके संपूर्ण अध्याय को खत्म करेंगे। तो मैं पढ़ूंगा अब प्रश्न संख्या 6। ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। तो देखिए, इस एपी का प्रथम पद और अंतिम पद इसने दे दिया। प्रथम पद क्या है? 17 और अंतिम पद दे दिया 350। तो प्रथम पद को हम मानेंगे ए। प्रथम पद ए बराबर दे दिया है इसने 17। प्रथम पद ए बराबर 17 और अंतिम पद इसको एल कहते हैं, एल। और एल को ही मैंने बताया था एएनपी माना जा सकता है। ये दे रखा है 350। देखिए, प्रथम पद 17 दे दिया और अंतिम पद इसने दिया है 350 और मैंने कहा था अंतिम पद को ही एन माना जा सकता है। अब यदि कहता है यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इन पदों का योग क्या है। अब ये कह रहा है कि इसका सार्वअंतर जो दे रखा है डी, ये सार्वअंतर डी बराबर 9 है। सार्वअंतर इसने 9 बता दिया। तो कह रहा है कि इसमें कितने पद और इनका योग कितना। कितने पद है तो पदों की संख्या निकालनी है और इन पदों का हमें योग भी निकालना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या निकालना है। हमें सबसे पहले n का मान निकालना है। ठीक है, n का मान निकालने के लिए इसको an मानते हुए हम समांतर श्रेणी का nवां पद वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो समांतर श्रेणी के n पद का फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए an का मान दे दिया 350, ये हो गया अपना काम बराबर। a का मान कितना दिया? a का मान दे दिया इसने 17 प्लस n का मान ज्ञात करना, ये है जैसे कि जैसे रहेगा -1 इंटू डी का मान देखिए बच्चों वहां पे इसने 9 दिया। अब इसको धीरे धीरे सरल करेंगे। 350 बराबर ये 17 है जैसे कि जैसे रहेगा, प्लस अब 9 को ब्रैकेट में सभी संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो 9 को मैं n से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9n। और फिर 9 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 9। अब हम आगे चलते हैं। 350 बराबर 17 में से 9 गए। देखिए बच्चों, यहाँ 17 और ये 9 है, तो 17 में से 9 गए 8 प्लस 9n। अब हम क्या करेंगे? 8 को पक्षांतरण करके यहाँ लाएंगे तो 350 माइनस 8 बराबर 9n। ये प्लस का 8 पक्षांतरण होकर के यहाँ आ जाएगा। तो 350 माइनस 8 बराबर हो गया बच्चों 342 बराबर हो गया 9n। अब हमें निकालना है n का मान। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 342 बटे 9। अब हम n का मान निकालेंगे। 342 में हम क्या करेंगे? 9 का भाग दे देंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे 9 का भाग दे रहा हूँ। 342 में 9 का भाग तो कितना जाएगा? 9 का भाग, 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो 9 तिये 27, 9 तिये 27 हो जाएगा। ठीक है, पीछे कितना बच जाएगा? पीछे बच जाएगा 7। ठीक है ना, उतार देंगे ये 2, 8 9 72, तो ये 72 पूरा। तो यहाँ n का मान हमारे पास जो है वो आ जाएगा 38। तो इसमें कुल कितने पद हो गए? इसमें टोटल पद हो गए हमारे पास 38। अब हमें 38 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हम 38 पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूंकि Sn बराबर होता है n इंटू a प्लस l बटे 2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास n भी है, a भी है और l अंतिम पद भी है। तो n पदों की संख्या कितनी होगी? 38 जो हमने अभी निकाली थी। a हमारे पास है कितना? a का मान इसने दिया है 17 प्लस l का मान इसने कितना दिया? 350, 350
बटे 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 है जैसे इनटू इनका हम योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 367 बटे 2। ये हो गया 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे 19 बार। अब हम क्या करेंगे, 19 का 367 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक साइड में गुणा कर लेता हूँ, 367 का गुणा 19 से कर लेता हूँ तो 19 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 63 में 3 यहाँ पे 6 यहाँ हासिल हो जाएगा। 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 54 हो जाएगा, 54 और 6 60 हो जाएगा, असल के 6 हो जाएंगे। 9 का पहाड़ा 3 बार 27 हो जाएगा, 27 और 3 33 हो जाएगा। फिर आगे वापस ए का पहाड़ा 7 बार 7, ए का पहाड़ा 6 बार 6 और ए का पहाड़ा 3 बार 3। अब इनको जोड़ लेंगे 3 7 9 6। तो बच्चों हमारे पास योग आ जाएगा 6973। ये समांतर श्रेणी के 38 पदों का क्या है बच्चों, योग है। तो बहुत ही आसान है, धीरे धीरे इसको सरल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 को अब हम हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, उस एबी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एबी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इसका दूसरा पद तो 14 दे रखा है और तीसरा पद 18 दे रखा है और हमें इसके 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद, इसका मतलब A2 हमें दे रखा है, A2 दे रखा है 14 तथा A3 तीसरा पद दे रखा है 18 और हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास जो सूत्र है उस सूत्र में A, N, D ये सारे होने जरूरी है। तो N का मान तो 51 हो जाएगा, लेकिन हमें A और D का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली प्रश्नावली में N पद ज्ञात करने वाले सूत्र का इस्तेमाल करके A और D का मान निकालेंगे। अब देखिए हल करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग की A2 जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 14। A2 का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 14 है। तो यहाँ पे N का मान कितना 2 हो गया ना, तो हम यहाँ पे N की जगह क्या रख देंगे, N की जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 1 का D से गुणा 1 D रह जाएगा तो 14। ये हो गया आपका समीकरण नंबर A। इसी प्रकार थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। अब क्या कह रहा है, इसका तीसरा पद 18 है, तीसरा पद का मतलब A3 बराबर 18 है। अब हम A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगा देंगे। A प्लस N की जगह 3 लग जाएगा माइनस 1 इंटू D बराबर हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 3 माइनस 1 बराबर 2D बराबर 18। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। या तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो, 2 भी रह जाएगा, या समीकरण 1 में से 2 घटा दो, कोई भी हो सकेगा। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करूंगा, समीकरण 1 घटाने पर, अब मैं घटाऊंगा समीकरण 2 में से समीकरण 1, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है बच्चों, A प्लस 2D बराबर 18 और समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस B बराबर 14। अब घटाए पर क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो A में से एक पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2D और ये है D, तो 2D में से 1D चला जाएगा तो 1D बच जाएगा और यहाँ 18 है, 18 में से 14 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो D बराबर बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारे पास आ गया D का मान। अब इस D के मान को हम चाहे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 में D बराबर 4 रखने पर मैं रख दूंगा। तो देखिए समीकरण 1 में A का A है ये, प्लस D की जगह कितना रख दूंगा 4 बराबर उस साइड में 14। तो A बराबर 14 वहां पे है बच्चों, पक्षांतरण करने पर 4 प्लस 14 चल जाएगा, हो जाएगा माइनस। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 10। ये प्राप्त हो गया हमारे पास A का मान। तो पहले अब A का मान आ गया, पहले D का मान आ गया, फिर A का मान आ गया।
अब हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए 51 पदों का योगफल निकालना है। 51 पदों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे एस एन वाला फॉर्मूला, n बटे 2 ब्रैकेट स्टार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होल मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है ना। अब हम लगाएंगे n का मान, n 51 पदों की बात कर रहा तो n की जगह रहेगा 51। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू a का मान हमने अभी निकाला 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 51, 51 माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाला 4 निकाला। बहुत ही आसान चल रहा है आराम से। तो क्या हो जाएगा 51 बटे 2, फिर हम आगे चलेंगे 2 का 10 से गुणा 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 गया तो 50 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाद 4 है तो 4 से गुणा हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, आगे हो जाएगा एस एन बराबर 51 बटे 2, फिर 20 तो ये है ये बच्चों, प्लस 50 का 4 से गुणा कर देंगे तो 50 का 4 से गुणा हो जाएगा 200। ठीक है ना। फिर हम आगे चलते हैं एस एन बराबर 51 बटे 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 220। ठीक है ना, 200 और 20 ऐड होकर तो क्या बन गया 220। अब हम गुणक इसको काट देंगे इससे तो 110 बार ये कैंसिल हो जाएगा। एस एन बराबर क्या आ जाएगा 51 इंटू 110। अब 51 का 110 से गुणा कर देंगे, चलेंगे इस प्रकार से, ये 110 इसका 51 से गुणा, 0 एक एकम 1 एक एकम 1। ठीक है, फिर 5 का 0 से गुणा 5 0, 5 का 1 से गुणा 5 और 5 का 1 से गुणा 5, 0 1 6 और 5 तो 5610 इस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल है। तो बहुत ही सरल है बच्चों। जब आपको कह देता है कि इसका तीसरा या चौथा पद ये है और फिर आपको कह देता है कि इसमें इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या एपी निकालिए, तो यहाँ तक तो सबका मामला कॉमन रहेगा, ए और डी निकालने वाला। उसके पश्चात यदि वो कोई अन्य पद पूछता है तो वापस a प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगा करके जो पद पूछ रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। अगर इतने पदों का योगफल पूछ रहा है तो a और d का इस्तेमाल करके जितने पदों का योगफल पूछ रहा है योगफल का फॉर्मूला उसको सरल कर लेंगे, जैसा वो चाह रहा है वैसा कर लेंगे। यदि वो समांतर श्रेणी के बारे में पूछता है कि समांतर श्रेणी एपी बनाइए तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद ले लेंगे a 10, उसमें 4 जोड़ देंगे 14, फिर 4 जोड़ देंगे 18, फिर 4 जोड़ देंगे 22, ऐसे करके एपी बना सकते हैं। तो प्रश्न एक ही रहता है परंतु उसके जो एग्जाम में पूछने का पैटर्न अलग अलग तरह से हो सकता है। आगे मैं प्रश्न संख्या 10 लूंगा। प्रश्न संख्या जो 10 है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए मैं प्रश्न संख्या 10 ले रहा हूँ। ये कह रहा है दर्शाए कि A1, A2, A3 अप टू डैश 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 AN से एक एपी बनती है, एपी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। नीचे AN की डेफिनेशन नीचे दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। तो आपको A1, A2, A3 अप टू डैश डैश करके एपी आपको बनानी है। बनाने के बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। हर स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, AN इसने दे दिया, AN इसने कितना दिया, AN इसने दिया कि 3 प्लस 4n हमें एपी बनानी है। पहला प्रश्न ये होगा ना। इसके साथ ही मैं दूसरा भी ले लेता हूँ। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में AN इसने कितना दिया, AN दिया बच्चों 9 माइनस 5n। अब देखिए बहुत ही आसान है, अब इसको मैं सरल करके बताऊंगा आपको। पहले तो आपको एपी बनानी है। एपी बनाने के बाद प्रथम 15 पदों का योगफल आप लोगों को ज्ञात करना है। मैं पहला प्रश्न यहाँ पर लूंगा। देखिए AN दे रखा है तो क्या करेंगे बच्चों, n का मान हम 1 रखेंगे तो A1 मतलब पहला पद आ जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद प्राप्त। ऐसे करते करते हम लगभग 3 या 4 पद निकाल देंगे और एपी सेट कर देंगे। तो यह मैं ले लेता हूँ n बराबर 1 रखने पर, जब मैं n बराबर 1 रखूंगा तब क्या हो जाएगा A1 क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। यह आ गया पहला। ठीक है, अब क्या करेंगे, n बराबर 2 रखने पर मैं 2 रख दूंगा तो दूसरा पद आ जाएगा बच्चों A2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2n की जगह, है ना। कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 टू 8,
4 दूना 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर आप रखोगे तब क्या हो जाएगा a3 तीसरा पद 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 3 प्लस 4 के 12 बराबर 15। इस प्रकार से हमें ये भी प्राप्त होती रहेगी। तो हम इतना लंबा नहीं चल करके हम डैश 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 कर देंगे इस तरह से कि वो इसी तरह हल होगी, ठीक है ना। ऐसा करके लास्ट में हमें 15 पदों का योगफल पूछा तो n बराबर 15 रख देंगे। इसीलिए n बराबर कितना 15 रखने पर, क्योंकि ये 15 पदों का योगफल पूछ रहा है तो n बराबर हम 15 रख देंगे तो a15 मतलब लास्ट पद आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू ये 4 इंटू n का मतलब 15 कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 15 चौके 60 बराबर 63 किया गया। अब हमें क्या करना, एपी तो हमारे पास आ गई, इसीलिए एपी हमारे पास आ गई। पहला पद क्या हुआ भैया, पहला पद हो गया हमारे पास 7, दूसरा पद क्या हो गया हमारे पास 11, तीसरा पद क्या हो गया हमारे पास 15 और ये एपी चल रही है कंटिन्यूस अप डैश 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 और लास्ट के अंदर इस एपी का जो अंतिम पद है वो है 63। अब हमें इस एपी का योग निकालना है। सीधी बात है 15 पद है टोटल, 15वां पद वो है ना। तो फॉर्मूला योग का वो लगा देंगे सीधा छोटा वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n प्लस n इंटू a प्लस l अपॉन 2 ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें पहला पद अंतिम पद पता है और ये टोटल 15 पद ये भी हम लोगों को पता है। चलिए तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n 15 हो गया, अभी हमने कहा था पहला पद 7 हो गया और अंतिम पद कितना हो गया 63 बटे 2 हो जाएगा। चलिए Sn बराबर 15 इंटू 7 को 63 को जोड़ा तो कितना हो गया 70 अपॉन 2, इसको इससे कट कर दिया 35 टाइम्स, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 35 गुणा कर लेते हैं, 15 का 5 से गुणा 15 पंजे 75 चल के 7 हो जाएंगे, फिर 15 × 45 और 7 52। तो हमारे पास इसके प्रथम 15 पदों का योगफल आ गया। कितना आया 15 पदों का योगफल 525। इसी प्रकार सेम इसी वे से हम इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम n की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 पहला पद आ गया। फिर दूसरा पद रख देंगे 5 इंटू 2 n बराबर 2 रखने पर तो 5 और 2 10 हो जाएगा, 9 में से 10 गया तो माइनस था 1। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 2 रख देंगे 3 रख देंगे तो 5 3 15, 9 माइनस 15 बराबर माइनस का 6। ये एपी भले ही माइनस में चलेगी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरल करने का तरीका अपना इसी वे में सेम के सेम रहेगा। हाँ तो बच्चों अब हम अगला जो प्रश्न है 10वां, इसके पश्चात 11 प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं प्रश्न संख्या 11 सर करूंगा। ये कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे दिया इसने 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका आपको प्रथम पद बनाना है। क्या इसका प्रथम पद क्या है आपको ये बताना है। प्रथम 2 पदों का योग क्या वो आपको बताना है, दूसरा पद क्या वो भी आपको बताना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद भी आप लोगों को ज्ञात करने हैं। कुल मिला के आप लोगों को 10 पदों तक की एक समांतर श्रेणी आप लोगों को बतानी है। तो इसने Sn दिया है बच्चों, Sn बराबर क्या क्या प्रथम n पदों का योगफल, Sn क्या है इसको Sn इसने कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ये n पदों का योग है, आप बात समझ लो ना मेरी, ये n पदों के योग का सूत्र दिया गया Sn। तो हमें पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना, ऐसे करते करते हमको 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसमें n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर मैंने कहा था ना इस प्रकार से n बराबर 1 रखने पर क्या होगा, n बराबर 1 रखने का मतलब है कि पहले पद का योग, n बराबर 1 रखने का मतलब है पहले पद का योग, और पहले पद का योग क्या खुद पहला पद ही होगा ना। तो पहले पद का योग जो आएगा S1 ये क्या ये पहला पद ही होगा है ना, वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 3। ये बच्चों पहला पद है, पहले पद के योग का मतलब है खुद पहला पद, ठीक है। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर जब हम n बराबर 2 रखेंगे,
n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा S2 का मतलब है n बराबर 2 का मतलब है पहले और दूसरे पद का योग। इसका मतलब पहला पद A1 और दूसरा पद A2 इन दोनों का योग आएगा। तो वो कितना हो जाएगा 4 इंटू n का मान हमने कितना रखा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये S2 क्या है A1 प्लस A2 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 दूने 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 4। पहले और दूसरे पद का योग ये है। अब चूंकि A1 बराबर कितना है 3 है तो हम लिख देंगे A1 बराबर 3 रखने पर जब हम रखेंगे तो A1 की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस A2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा भाई A2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा माइनस बराबर 1। ये आ गया हमारे पास कौन सा पद दूसरा। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन देखिए पहली बार में मैंने 1 रखा, दूसरी बार में 2 रखा, अब तीसरी बार में n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर 3 रखने पर हो जाएगा S3 का मतलब है 3 पदों का योग। पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद इनका योग है। कितना हो जाएगा इसमें n बराबर 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 4 3 12 माइनस 3 3 के 9। क्या हो जाएगा बच्चों A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 बराबर 3। यह क्या हमारे पास। अब चूंकि A1 और A2 का योग कितना 4 है तो यहाँ पे A1 और A2 की जगह हम कितना रख देंगे 4 रख देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 प्लस A2 बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा A1 A2 की जगह 4 प्लस A3 बराबर ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो A3 कितना आ जाएगा बच्चों A3 आ जाएगा 3 ये प्लस का पावर -4 बराबर माइनस का a आ गया। अब AP बनाते हैं इसीलिए AP क्या बनेगी AP हमारे पास बन जाएगी पहला पद कितना प्राप्त हो हम लोगों को पहला पद प्राप्त हुआ था 3 ठीक है। फिर दूसरा पद हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो गया था वो कितना था 1। इसी प्रकार तीसरा पद हम लोगों को यहाँ जाते प्राप्त हो गया था वो कितना था माइनस का 1। ऐसे चलते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे 10वां पद निकालेंगे फिर n पद निकालेंगे ठीक है। तो पहले n पद निकाल देते इसलिए n पद का सूत्र क्या होगा बच्चों n पद का सूत्र होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसको देखेंगे तो a पहला पद कितना बच्चों 3 d सार अंतर कितना चलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर माइनस का 2। ये मान यहाँ रख देते हैं तो an बराबर हो जाएगा a की जगह तो 3 आ जाएगा ठीक है प्लस n नहीं है पता n ऐसे जैसे रहेंगे इंटू d का मान -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों an बराबर 3 प्लस -2 का n से गुणा किया माइनस का 2n ठीक है ना। फिर -1 और -2 को गुणा किया माइनस प्लस 2। तो ये हो जाएगा an बराबर 3 और 2 के 5 माइनस 2n। ये इस समांतर श्रेणी का क्या है nवां पद है। अब मांग रहा 10वां पद इसीलिए 10वां पद में क्या होगा n बराबर 10 रखेंगे तो a 10 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10 n की जगह 10 रख देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 माइनस 10 दूने 20। तो a 10 का मान आ जाएगा 5 माइनस 20 बराबर -a15। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी के जितने चाहे पद हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। n पदों का योग दे दिया बच्चों तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखने का मतलब है कि पहले पद का योग और पहले पद का योग मतलब खुद पहला पद। n बराबर 2 रखने का मतलब है पहले और दूसरे पद का योग। तो पहले और दूसरे पद का योग हमारे पास आ जाएगा और ऊपर हमें पहले पद का मान प्राप्त होगा वो इसमें रख करके हम क्या निकाल देंगे दूसरा पद। n बराबर 3 रखेंगे तो पहले दूसरे तीसरे पद का योग आ जाएगा और ऊपर हमने पहले और दूसरे पद का योग निकाले वो मान रख करके तीसरा पद आ जाएगा। 3 पद प्राप्त होने के पश्चात हम आराम से समांतर श्रेणी बना लेंगे। समांतर श्रेणी एक बार बन गई तो हमें पहला पद पता चल गया सारा अंतर पता चल गया फिर हमें जो मान चाहिए वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हो जाए।
प्रश्न संख्या हम 15 पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो ये कह रहा है कि वो निर्माण कार्य का ठेके का कोई काम है जिसमें एक निश्चित अवधि तक काम को खत्म करना पड़ता है। निश्चित अवधि के बाद यदि काम खत्म नहीं होता है तो फिर हर दिन एक में करके जुर्माना लगता रहता है। अब क्या कह रहा है आगे, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपए अधिक हो जाता है। यदि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यदि वो इस कार्य को 30 दिन तक विलंब से करेगा, 30 दिन विलंब से करेगा तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो हमको 30 दिनों तक जुर्माने का योग निकालना है। पहले दिन अगर लेट करता है तो 200 रुपए, अगले दिन 50 रुपए बढ़ जाएंगे, फिर उसके अगले दिन 50 बढ़ जाएंगे। ऐसे करते करते 30 दिनों तक उस निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा वो हमें सरल करके बताना है। तो प्रश्न अनुसार जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्न अनुसार अगर हम समांतर श्रेणी बना देते हैं, समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, क्या बनती है बच्चों, पहले दिन तो कितना लेगा 200 रुपए, अगले दिन उसका जुर्माना हो जाएगा 250 रुपए अगर काम नहीं करके देगा, उसके अगले दिन हो जाएगा 300 रुपए, उसके अगले दिन 350 रुपए। ऐसे करते 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 वो 30 दिन तक उस कार्य को विलंब कर देगा, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब 30 दिनों तक सभी जुर्माने का योग हम लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहला पद दे रखा है a बराबर 200, ठीक है ना, b बराबर दे रखा है 250 माइनस 200 मतलब 50-50 रुपए का गैप हर दिन चल रहा है, और n बराबर 30 दिन तक विलंब कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n कितने 30 दिन लेट कर रहा है तो 30 बटे 2, 2a बराबर कितना हो गया 200 प्लस n कितना हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 50। चलिए इसको मैं इसे कट कर देता हूँ 15 बार, तो कितना हो जाएगा एस एन बराबर 15 इंटू ये हो जाएगा 400 प्लस 30 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 29 इंटू 50। अब हम आगे चलेंगे, एस एन बराबर 15 इंटू ये तो है 400 और मैं गुणा कर देता हूँ 50 इसको, तो 5 को 9 से गुणा किया 5 9 45, ठीक है ना, असल के 4 5 दूना 10, 10 और 4 14 और पीछे का ये 0, 1485 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एस एन बराबर 15 इंटू इन दोनों का योग कर देंगे, इन दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा भैया 1850। अब हम 15 से गुणा कर देंगे, एस एन बराबर 15 का 0 से गुणा 0, 15 का 5 से गुणा 75 असल के 60, 15 का 8 से गुणा 15 का 120, 120 और 60 127, फिर 15 कम 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो 27,700 और 50 रुपए उस व्यक्ति को जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे यदि वो 30 दिनों तक कार्य को विलंब करता है।